हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बातें करेंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में सबसे पहले जो बातें होंगी उसमें पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जीवमंडल क्या है, जीवोम या बायोम क्या है। तो ये सारी बातें हम लोग पहले इनको समझेंगे। उसके बाद जो पारिस्थितिकी के कारक हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक हैं, उन घटकों को क्रम से हम लोग एक एक करके उसको आगे देखा जाएगा। फिर पर्यावरण प्रदूषण की बातें होंगी, फिर पर्यावरण प्रबंधन और जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या समझौते हैं पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण से संबंधित जो संस्थान हैं उसकी बातें हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी को समझने का प्रयास करेंगे। पर्यावरण पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। पर्यावरण परि यानी परितः, परितः आवरण यानी आवृत। परितः का मतलब है चारों ओर, चारों ओर, और आवृत का मतलब घिरा हुआ, घेरा हुआ। यानी कोई जीव या जीव समुदाय जिन चीज़ों से चारों ओर से घिरा होता है वही उसका पर्यावरण है। कोई भी जीव या जीव समुदाय जिन चीज़ों से घिरा होता है वही उसका पर्यावरण है। तो वो किन चीज़ों से घिरा होता है? तो कोई भी जीव या जीव समुदाय जिन चीज़ों से घिरा होता है उसमें जैवीय घटक होते हैं और अजैवीय घटक होते हैं। जैवीय और अजैवीय घटक, साथ में ऊर्जा घटक होते हैं और सांस्कृतिक घटक। तो इतनी चीज़ों से कोई जीव या जीव समुदाय घिरा होता है, जिसमें जीवीय घटक होते हैं, अजीवीय घटक होते हैं, ऊर्जा घटक होते हैं और सांस्कृतिक घटक होते हैं। तो इन घटकों को हम लोग देखें कि जीवीय घटक क्या है, अजीवीय घटक क्या है। तो पर्यावरण क्या है? कोई भी जीव या जीव समुदाय जिन चीज़ों से चारों ओर से घिरा होता है वही उस जीव या जीव समुदाय का पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। तो जो जीवीय घटक हैं, जीवीय घटक में मानव खुद एक जीवीय घटक है। तो पर्यावरण के अगर घटक की बात की जाए, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण के घटक में जीवीय घटक, जीवीय घटक, अजीवीय घटक, अजीवीय घटक और ऊर्जा घटक, सांस्कृतिक घटक। ऊर्जा घटक, ऊर्जा घटक और सांस्कृतिक घटक, सांस्कृतिक घटक, सांस्कृतिक घटक। जीवीय घटक में मानव खुद है, विभिन्न जंतु हैं, विभिन्न वनस्पतियां हैं, सारी वनस्पतियां हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ये सभी जीवीय घटक हैं। अजीवीय घटक में जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, लवण है, जो भूमि है, सूर्यातप है, ये सभी चीजें अजीवीय घटक में शामिल हो जाएंगी। तो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, विभिन्न जो लवण है, सूर्य, ताप, मिट्टी, ये सभी अजीवीय घटक में शामिल हो जाएंगे। ऊर्जा घटक में सौर ऊर्जा,
भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ऊर्जा घटक में, सांस्कृतिक घटक में सामाजिक घटक, आर्थिक घटक और राजनीतिक घटक, ये सभी सांस्कृतिक घटक में शामिल हो जाएंगे। इन चीज़ों को तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जीवी घटक में मानव है, जंतु है, हमारे आसपास विभिन्न जंतु समुदाय है, वनस्पतियां हैं जिन पर हमारा जीवन निर्भर है, कुछ सूक्ष्म जीव भी हैं। अजीवी घटक में विभिन्न कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ये सब चीज़ें हैं। अकार्बनिक पदार्थों में विभिन्न अकार्बनिक पदार्थ जो हमें देखने को मिलते हैं, हमारे जीवन को जो प्रभावित करते हैं वो हैं लवण है, सूर्य, ताप, मिट्टी, ये सारे जलवायु के जो तत्व हैं वो भी इस अजीवी घटक में शामिल हो जाएंगे। सौर ऊर्जा, जो कि विभिन्न प्राणियों का जो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है, वो सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ही है, जिससे हमें जीवन के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो सारी आवश्यकताएं यहीं से पूरी होती हैं। फिर ऊर्जा का स्थानांतरण एक जीव समुदाय से दूसरे जीव समुदाय में होता है, तो उसको हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र में देखेंगे। सांस्कृतिक घटक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ये सांस्कृतिक घटक क्या करता है? ये सांस्कृतिक घटक मानकों और मूल्यों का निर्धारण करता है, मानकों व मूल्यों का निर्धारण करता है, मूल्यों का निर्धारण करता है, जिससे कि जीव और जीव समुदाय की जो गतिविधियां हैं वो नियंत्रित या निर्देशित होती हैं। सांस्कृतिक घटक मुख्य रूप से मानव द्वारा निर्मित है। दरअसल प्रत्येक जंतु अपना एक समाज बनाता है। मानव सभी जंतुओं में सबसे बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए उसने अपना एक सामाजिक संगठन, बहुत ही विस्तृत सामाजिक संगठन एक तैयार किया है। फिर उसने एक अपना आर्थिक संगठन भी बनाया है, उसका एक राजनीतिक संगठन भी है जो कि विधि और कानूनों को बनाता है और उन्हें संचालित करता है कि किस प्रकार हमें वातावरण के अन्य घटकों के साथ हमारा संबंध किस प्रकार का होगा। हम वातावरण को प्रभावित करते हैं, वातावरण भी हमें प्रभावित करता है। ठीक, अब दूसरी जो शब्दावली है वो है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी की सबसे पहले बात जो हुई थी 1869 में, पारिस्थितिकी की सबसे पहले चर्चा हुई थी और इस पारिस्थितिकी की चर्चा सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने की थी। पारिस्थितिकी इकोलॉजी सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में, पारिस्थितिकी कहीं कहीं आपको 1866 भी मिलेगा। 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी का उल्लेख किया था और उन्होंने दो ग्रीक शब्दों से मिलके ये शब्द बना था, ओइकोलॉजी से इकोलॉजी बना। ओइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो ग्रीक शब्द हैं, ओकियस और लोगस। ओकियस का मतलब है निवास और लोगस का मतलब है अध्ययन। यानी किसी भी जीव और जीव समुदाय के निवास का अध्ययन किया जाए तो कोई भी जीव या जीव समुदाय कहाँ रहता है, जहाँ भी रहता है उसके चारों ओर एक वातावरण होता है, एक पर्यावरण होता है। तो ये तो पर्यावरण का अंश है, एक पर्यावरण उसे घेरे होता है। तो इस जीव और जीव समुदाय और इस पर्यावरण के बीच जो संबंध है, इस संबंध का अध्ययन ही, ये जो संबंध है इस संबंध का अध्ययन ही इकोलॉजी है। इस संबंध का अध्ययन ही इकोलॉजी है। किसी भी जीव या जीव समुदाय को चारों ओर से एक पर्यावरण, एक वातावरण घेरे होता है, तो वह जिस पर्यावरण में रहता है
उस पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण भी उसको प्रभावित करता है। तो इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है, इस अंतःक्रिया का अध्ययन ही इकोलॉजी है। इस अंतःक्रिया का अध्ययन ही इकोलॉजी है। अब पर्यावरण या वातावरण के सभी तत्व इसे किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं या इनसे वो प्रभावित रहता है। तो वो कौन कौन से कारक हैं, तो इसको हम लोग पारिस्थितिकी कारक कहेंगे। तो ये पारिस्थितिकी के कारक कौन कौन से हैं? तो पारिस्थितिकी कारक वही हैं, यानी वातावरण के वो सभी तत्व जो किसी जीव या जीव समुदाय को प्रभावित करते हैं, उनसे जीव या जीव समुदाय अंतःक्रिया करता है, वो सभी पारिस्थितिकी कारक कहलाएंगे। तो पारिस्थितिकी कारकों को हम लोग इस रूप में देखेंगे। एक तो स्थलाकृति कारक, दूसरे जलवायु कारक, तीसरे मृदीय कारक और चौथे जैविक कारक। तो जलवायु कारक, स्थलाकृति कारक और जलवायु कारक, स्थलाकृति कारक, मृदीय कारक और जैविक कारक। मृदीय कारक और जैविक कारक। तो जलवायु कारक में तापमान है, सूर्यातप, जो वायु है, ये सब जलवायु कारक है। वर्षा, आर्द्रता, ये सब जलवायु कारक में शामिल हो जाएंगे। जो इसमें वर्षा में जल भी शामिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जलवायु कारक में शामिल। अर्थात स्थलाकृति कारक में स्थलाकृतियाँ कहीं ऊंचाई है, कहीं ढलान है, ऊंचाई, ढलान, ये सब स्थलाकृति कारक। मृदीय कारक में विभिन्न पदार्थ, जो खनिज पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, शैवाल हैं, मृदा जल है, मृदा वायु है, मृदा अभिक्रिया है, मृदा जीव है, ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जाएं। तो खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, मृदा नमी, मृदा अभिक्रिया, ये सब मृदीय कारक में शामिल हो जाएंगे। जीवीय कारक में जितने भी जीव हैं वो सब पारिस्थितिकी कारक में शामिल होंगे। सूक्ष्म जीव हो, जीवाणु हो, कवक हो, चरवाहे पशु हो, कीटभक्षी पौधे हों, मृतोपजीवी हो, सहजीविता हो या परजीविता हो, वो सभी इसमें शामिल होंगे। तो सूक्ष्म जीव, सहजीविता, परजीविता, आपके जो कीटभक्षी पौधे, पशुचारी जीव, चारण करने वाले जीव, तो ये सभी किसी न किसी रूप में वातावरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कीटभक्षी पौधे हैं तो कीटों को खाते हैं, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे वो कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसमें से कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो अपघटनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। भूमि को फिर वो विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं वो अपघटन करके भूमि में डालते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे पौधे वहाँ अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कवक हैं। तो इस तरह से सभी जीवी कारक
पारिस्थितिकी कारक में शामिल होंगे। ठीक, अब हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। टैंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी थी। टैंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी थी। टैंसले 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा देती है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? किसी भी क्षेत्र के जो जीव समुदाय हैं वो अपने वातावरण यानी अपने पर्यावरण के साथ जो अंतःक्रिया करते हैं उस अंतःक्रिया को ही हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उनके बीच जो भी क्रिया होती है जिससे जीवों का विकास होता है, जीवों की उत्पत्ति होती है, जीवों में वृद्धि होती है, जीवों का विकास होता है। तो किसी भी क्षेत्र में रह रहे जीवों द्वारा अपने वातावरण, अपने पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया की जाती है उस अंतःक्रिया को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी का एक सब सेक्टर है। पारिस्थितिकी तंत्र जैसे घास क्षेत्र में जो जीव रह रहे हैं उनका एक अपना पारिस्थितिकी तंत्र है। वनों में जो जीव हैं वो वनस्पतियां हों या जंतु हों उनका अपना एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। जो सागर में जीव हैं उनका एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। जो कृत्रिम रूप से पारिस्थितिकी तंत्र एक विकसित किया गया है जैसे खेत हैं, बगीचे हैं या जो एक्वेरियम हम लोग बनाते हैं, जल जीवशाला, तो उसका एक अपना अलग पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इन सब का अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र है क्योंकि उस क्षेत्र में वो अपने वातावरण के साथ जो अंतःक्रिया कर रहे हैं वह उनका पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के जो जीवीय घटक है उसमें एक उत्पादक होगा, दूसरा उपभोक्ता होगा। जो अजीवीय कारक होंगे उसमें अजीविक के कारकों में उसमें कुछ जंतु होंगे, कुछ अपघटनकर्ता होंगे, मानव होगा, वनस्पतियां होंगी, तो वो सब जीवीय कारक होंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र टैंसले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी थी। और पारिस्थितिकी तंत्र है क्या? किसी क्षेत्र विशेष में जीव और जीव समुदाय द्वारा अपने वातावरण के साथ की जा रही अंतःक्रिया को या वातावरण के साथ उनके जो संबंध हैं उन संबंधों के फलस्वरूप जो उनकी उत्पत्ति, विकास या उनका अंत होता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण अगर हम लोग करें तो इसका वर्गीकरण करें तो एक तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा प्राकृतिक। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में वही खेत, बगीचा, जीव जलशाला, जो छोटे तालाब बना के हम लोग अगर उसमें कुछ जीवों को पालते हैं, मछलियों को पालते हैं, तो उनका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र है। अब प्राकृतिक में स्थलीय और जलीय। प्राकृतिक को दो भाग में बांट लिया जाए तो स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घास के मैदान, वन क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र। जलीय में ताजे पानी और सागरीय और खारे जल या खारे पानी। तो ताजे पानी में भी दो तंत्र बनेंगे, एक बहता जल नदी का और एक स्थिर जल का। स्थिर जल का अपना पारिस्थितिकी तंत्र अलग होगा, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। खारे जल में ज्वार नदमुख है, मैंग्रोव क्षेत्र है। तो मैंग्रोव
मैंग्रोव वन का अपना पारिस्थितिकी तंत्र है। ज्वार नदमुख का अपना पारिस्थितिकी तंत्र होगा। तो ये सभी अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण है। अब पारिस्थितिकी तंत्र के हम लोग घटक को देखें कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के भी घटक वही हैं जिनकी चर्चा हम लोग पारिस्थितिकी कारक में कर रहे थे या फिर पर्यावरण के घटक के रूप में कर रहे थे। तो वही पारिस्थितिकी तंत्र के घटक भी हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो वही घटक यहाँ भी हैं, क्योंकि अब यहाँ एक क्षेत्र विशेष की बात है। पूरे पारिस्थितिकी के घटकों की, कारकों की हम लोगों ने बात की। वही कारक और वही घटक यहाँ भी इस पारिस्थितिकी तंत्र में भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें अजीवे घटक में कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, फिर जलवायु से संबंधित जो कारक हैं वो हैं, जिससे हम भौतिक कारक के रूप में, भौतिक घटक के रूप में कह सकते हैं। अजीवी घटक और को हम भौतिक घटक भी कहते हैं। अजीवी घटक को ही हम भौतिक घटक भी कहते हैं। तो उसे अजीवी घटक कहें या भौतिक घटक कहें। फिर जीवी घटक, जीवी घटक में तो यहाँ भी दो भाग में इसे बांटेंगे, अजीवी घटक और जीवीय घटक। जीवीय घटक, तो अजीवी घटक में अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जलवायु संबंधी जो कारक हैं, जो घटक हैं। जीवी घटक में उत्पादक, उपभोक्ता। अब उपभोक्ता में भी कई होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक। अब कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ में जल है, लवण है, गैसें हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ में जल है, लवण है, गैसें हैं। लवण में, जैसे लवण में जितने भी आपके कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें गैसों में। कार्बनिक पदार्थों में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स। जलवायु में फिर वही ताप, जल, जल तो हम लोग शामिल ही कर चुके हैं, वायु, स्थलाकृति, स्थलाकृति, स्थलाकृति में वही ऊंचाई, ढलान, ढलान, ये सारे तत्व होंगे। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जो कि किसी क्षेत्र में रह रहे जीव और जीव समुदाय को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित होते हैं। अंतःक्रिया दोनों में होती है, एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं। तो ये तो पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। अब एक शब्दावली है जीवमंडल। जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल पृथ्वी पर जहाँ भी जीव पाए जाएंगे, जीवमंडल पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी जीवों की उपस्थिति होगी, जीवों की उपस्थिति होगी, वह जीवमंडल कहलाएगा, वह जीवमंडल कहलाता है। यानी वो पूरा क्षेत्र जीवमंडल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल है,
ये वायुमंडल है। स्थल मंडल, पृथ्वी पर ये स्थल मंडल है, पृथ्वी पर ये जलमंडल है, जलमंडल है, और पृथ्वी पर ये वायुमंडल है। ठीक, तो इन अगर मान लीजिए इनमें इतने क्षेत्र पर जीव पाए जाते हैं तो ये जीवमंडल है, ये जीवमंडल है। इसको अगर अलग से आप बनाए, अलग अलग बना लें तो अलग अलग भी बना सकते हैं। अलग अलग मान लीजिए, जैसे ये स्थल मंडल, ये जलमंडल, ये आप कह रहे हैं कि ये वायुमंडल है। ठीक, तो ये वायुमंडल, ये जलमंडल, ये स्थल मंडल, स्थल मंडल। अब मान लीजिए कि इतने क्षेत्र पर जीव पाए जाते हैं, वायुमंडल के इस हिस्से में जीव पाए जाते हैं, जलमंडल के इतने हिस्से में जीव पाए जाते हैं, स्थल मंडल के इतने हिस्से में जीव पाए जाते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र जीवमंडल कहलाएगा। ये पूरा क्षेत्र जीवमंडल कहलाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, स्थल के धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक, वायुमंडल में 15 किलोमीटर तक जीवों की उपस्थिति होती है, और सागर तल में 11 किलोमीटर नीचे तक जीवों की उपस्थिति होती है। तो 15 किलोमीटर ऊपर से लेकर 11 किलोमीटर गहराई तक, यानी सागर के 11 किलोमीटर तक के पूरे क्षेत्र को हम लोग जीवमंडल कहेंगे। ठीक, तो ये जीवमंडल है। अब एक दूसरी शब्दावली है बायोम या जीवोम। तो बायोम या जीवोम किसे कहते हैं? जीवोम या बायोम, तो ऐसा क्षेत्र जिसमें, ऐसा क्षेत्र जिसमें एक तरह के व्यवहार करने वाले जीव पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, उसे हम बायोम कहते हैं। तो चूंकि जीवों पर जलवायु का प्रभाव होता है, जैसी मिट्टी होगी, जैसी स्थलाकृति होगी, जैसी वायु होगी, जैसा सूर्यातप होगा, उस तरह की वनस्पतियां उगेंगी, उस तरह के जीव वहां पाए जाएंगे। तो चूंकि ये बायोम पर जलवायु का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो जितने भी जलवायु क्षेत्र हैं पृथ्वी पर, जितने भी अलग अलग जलवायु क्षेत्र है, जैसे भूमध्य सागरीय क्षेत्र, चीनी तुल्य जलवायु क्षेत्र, या मानसूनी जलवायु क्षेत्र, भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र, तो इनके अपने अलग अलग ये सारे एक एक बायोम हैं। जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, वो जहाँ भी हो उस तरह की जलवायु जहाँ भी पाई जाएगी, अमेरिका में पाई जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाएगी, तो उसे हम भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र ही कहेंगे। और उसमें एक ही प्रकार के वृक्ष और जंतु पाए जाएंगे, वो अमेरिका का भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र हो, या ऑस्ट्रेलिया का भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है हो, या यूरोप का भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र है, लगभग समान प्रकार के जीव और वनस्पतियां वहां पाई जाएंगी। अगर मानसूनी क्षेत्र मान लीजिए भारत का मानसूनी क्षेत्र है, वैसा ही मानसूनी क्षेत्र अगर अफ्रीका में वैसी ही जलवायु है तो उसको भी हम मानसूनी जलवायु क्षेत्र कहेंगे। तो वहाँ भी लगभग उसी प्रकार के वनस्पति और जीव पाए जाएंगे जैसे कि भारतीय मानसूनी क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसको हम एक बायोम कहेंगे। ठीक, तो ये जीवोम, बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी और पर्यावरण की इन शब्दावलियों को हम लोगों ने देखा। अब पारिस्थितिकी तंत्र के जो कारक हैं या पारिस्थितिकी के जो कारक हैं, उन कारकों को हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे आगे। जो जैसे जो कारक हैं पारिस्थितिकी के, जैसे जलवायु कारक को हम लोग ले लेते हैं, प्रकाश, फिर मिट्टी, फिर ताप। तो इन सब को हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे कि प्रकाश कैसे प्रभावित करता है वनस्पतियों को, जंतुओं को, उसका प्रभाव कैसे पड़ता है, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, और मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो मिट्टी को हम लोग डिटेल करेंगे, प्रकाश को डिटेल करेंगे,
वैसे ही वायु को देखा जाएगा कि वायु में कौन कौन से तत्व है, कौन कौन सी गैसें हैं, वायु का जो संगठन है उसमें क्या क्या शामिल है। फिर इसी प्रकार से हम लोग इस क्रम से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण को पढ़ेंगे।